नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही कह सकते हैं पर्सनल है और शायद बहुत ज़रूरी भी। हम बात करने वाले हैं शादी जैसे रिश्ते में सुरक्षित महसूस करते हुए कैसे कदम रखा जाए, खासकर तब जब अतीत में कोई बुरा अनुभव रहा हो। हमारे पास आशीष नाम के एक व्यक्ति को दी गई सलाह से जुड़े कुछ सोर्सेज हैं और हम इसी के आधार पर एक फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो डर पर नहीं बल्कि एक सोचे समझे व्यवस्थित तरीके पर आधारित है। और ये जानना जरूरी है कि ये जो सलाह है ये भारत के संदर्भ में है। इसमें धारा 498A जैसे कानूनों से जुड़े डर का भी जिक्र है। बिल्कुल, लेकिन हमारा मिशन शादी से डराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक मजबूत, प्रैक्टिकल और मैच्योर सुरक्षा का ढांचा वो कैसे बनाया जा सकता है। सही है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सोर्स में जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कही गई है वो ये है कि आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा सही जीवन साथी चुनना है, कोई कानूनी दाव पेच नहीं। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन सोर्स इसे सिर्फ एक लाइन में कहकर छोड़ नहीं देता। वो कुछ ठोस कदम बताता है, जैसे एक दूसरे को जानने के लिए कम से कम 6 से 9 महीने का वक्त देना। अच्छा, इतना समय? हाँ, और सिर्फ आप दोनों नहीं बल्कि एक दूसरे के परिवार से कई बार मिलना, उनके माहौल को समझना। और एक बहुत जरूरी बात, असहमति के दौरान, मतलब जब आप दोनों किसी बात पर सहमत ना हो, हाँ, तब सामने वाले का बर्ताव कैसा होता है ये देखना। लेकिन इन सब में एक चीज को सोर्स ने लिटमस टेस्ट कहा है। लिटमस टेस्ट वो क्या है? वो है ये देखना कि जब आप किसी चीज के लिए नहीं कहते हैं तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। और यहीं पर ये सलाह बहुत गहरी हो जाती है ना? हाँ, ये सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि व्यवहार की असली परीक्षा पर जोर देती है। सोर्स का तर्क ये है कि जो इंसान शादी से पहले आपकी एक छोटी सी नहीं का सम्मान नहीं कर सकता, वो शादी के बाद आपकी बड़ी सीमाओं का सम्मान करेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। सही बात है। ये असल में इस बात की जांच है कि क्या सामने वाला व्यक्ति आपको एक अलग इंसान के तौर पर देखता है, जिसकी अपनी मर्जी, अपनी सोच है, या सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक जरिया समझता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, किसी को भी नहीं सुनना पसंद नहीं होता। बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत निराशा या नाराजगी तो मतलब स्वाभाविक है। तो फिर वो कौन सी रेड लाइन है जहां एक सामान्य प्रतिक्रिया एक खतरे के संकेत में बदल जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है और सोर्स इसमें साफ फर्क बताता है। निराशा एक बात है, लेकिन अगर नहीं सुनने पर आपको गुस्सा दिखे, इमोशनल ब्लैकमेल, अच्छा, या बहुत ज्यादा ड्रामा, या आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश, तो वो रेड फ्लैग है। जैसे कोई कहे तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा कैसे कह सकते हो? बिल्कुल, ये एक क्लासिक चेतावनी है। इसका मतलब है कि वो आपकी नहीं को रिश्ते पर हमले की तरह देख रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत सीमा की तरह नहीं। सोर्स कहता है कि ये आपका पहला और सबसे मजबूत सेफ्टी फिल्टर है। अगर कोई इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न लग रहा हो, बाहर निकल जाना ही समझदारी है। तो मतलब भावनात्मक सुरक्षा की नींव इसी नहीं के सम्मान पर टिकी है। हाँ, काफी हद तक। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस पहले फिल्टर को किसी ने पार कर लिया। इसके बाद सोर्स हमें जमीनी हकीकत पर लाता है, यानी पैसा, प्रॉपर्टी और कानूनी दावपेच। यहाँ पर क्या ठोस कदम बताए गए हैं? इसमें सोर्स ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल चेकलिस्ट दी है। पहला, अपनी संपत्ति के दस्तावेज, मतलब प्रॉपर्टी पेपर्स, लोन रिकॉर्ड्स, सब कुछ। हाँ, सब कुछ बिल्कुल साफ और डिजिटल फॉर्मेट में व्यवस्थित रखें। ठीक है। दूसरा, शादी होते ही भावनाओं में बहकर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी या बड़ी संपत्ति ट्रांसफर करने से बचें। ये तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सोर्स का सुझाव है कि जॉइंट निवेश के बारे में तब सोचें जब शादी को कम से कम 2-3 साल हो जाएं और रिश्ता स्थिर हो। ये बात तो सही है। तीसरा, अपने नाम पर एक अलग इमरजेंसी फंड रखें जिसमें आपके 6 से 12 महीने के खर्चे हों। ओके। और चौथा, जो बहुत छोटा लेकिन जरूरी है, नकद लेन देन से बचें। हमेशा बैंक ट्रांसफर या डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करें। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और शायद काउंटर इंट्यूटिव आइडिया छिपा है। वो क्या? आमतौर पे लोग इन वित्तीय नियमों को अविश्वास की निशानी मानते हैं ना? हाँ, लगता तो है। उन्हें लगता है कि अगर हम पहले से ही सब कुछ अलग अलग रखने की बात कर रहे हैं तो मतलब हम रिश्ते पर भरोसा नहीं करते। लेकिन सोर्स का तर्क ठीक इसके उल्टा है। अच्छा। वो कहता है कि ये पारदर्शिता अविश्वास को नहीं बल्कि भविष्य में होने वाले झगड़ों की संभावना को खत्म करती है। अरे वाह! ये रिश्ते को बचाने का एक तरीका है, उसे कमजोर करने का नहीं। जब पैसे का हिसाब किताब साफ होता है तो गलतफहमियों और आरोपों की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। ये एक तरह का रिलेशनशिप इंश्योरेंस है।
ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब ये कहना कि चलो पैसों के मामले में पारदर्शिता रखते हैं, असल में ये कहना है कि मैं इस रिश्ते को इतना महत्व देती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि भविष्य में पैसे को लेकर हमारे बीच कोई दरार आए। एग्जैक्टली, ये तो रिश्ते को मजबूती देता है। और वो इमरजेंसी फंड वाली बात, वो भी शायद सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि एक तरह की भावनात्मक आजादी भी देती है। बिल्कुल वही मैं कहने वाली थी। हाँ, ये दोनों पार्टनर्स को एक सुरक्षा कवच देता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी मजबूरी में रिश्ते में नहीं है। दोनों अपनी मर्जी से साथ हैं, किसी आर्थिक दबाव की वजह से नहीं। और ये वित्तीय पारदर्शिता एक बड़े विषय का हिस्सा है जिस पर सोर्स बहुत जोर देता है। कौन सा विषय? शादी से पहले होने वाली मुश्किल और जरूरी बातचीत। हाँ, ये अगला बहुत बड़ा मुद्दा है। सोर्स कहता है कि सगाई से पहले कुछ बहुत ही गंभीर विषयों पर खुल के और ईमानदारी से बात होनी चाहिए। जैसे दहेज पर विचार, जो साफ होना चाहिए कि नहीं लिया दिया जाएगा। शादी के बाद कहाँ रहेंगे, परिवार के साथ या अलग, बच्चे चाहिए या नहीं, और इस खास मामले में आशीष के गोद लिए हुए बेटे को लेकर क्या सोच है। राइट। दोनों की वित्तीय उम्मीदें क्या हैं, करियर के लक्ष्य क्या हैं, और शायद सबसे जरूरी क्या, जब हमारे बीच झगड़ा होगा तो हम उसे सुलझाएंगे कैसे। लेकिन ईमानदारी से बताइए, ये कितना यथार्थवादी है। ज्यादातर लोग तो संघर्ष से बचते हैं। क्या इन मुश्किल विषयों को शादी से पहले उठाने से रिश्ता बनने से पहले ही टूट नहीं जाएगा? ये तो जानबूझकर लड़ाई को न्योता देने जैसा नहीं है। और सोर्स के हिसाब से यही असली परीक्षा है। अच्छा, मुद्दा ये नहीं है कि आप हर बात पर 100% सहमत हो, कोई नहीं होता। सही है। मुद्दा यह है कि क्या आप दोनों में इन मुश्किल विषयों पर शांति और परिपक्वता से बात करने की इच्छा और क्षमता है। अगर कोई इन चर्चाओं से भागता है या बात को टालता है या गुस्सा हो जाता है, तो सोर्स इसे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग मानता है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि शादी के बाद जब असली मुश्किलें आएंगी तब भी वो बातचीत करने की बजाय ऐसे ही भाग जाएगा। अच्छा, तो ये लड़ाई को न्योता देना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि सामने वाला लड़ाई को सुलझाने की काबिलियत रखता भी है या नहीं। मतलब बातचीत का नतीजा इतना जरूरी नहीं है जितनी बातचीत करने की प्रक्रिया। समझ गई। बिल्कुल। तो हमने भावनात्मक फिल्टर, वित्तीय सुरक्षा और खुली बातचीत की बात कर ली। इसके बाद सोर्स एक और कदम पर आता है जो कुछ लोगों को असहज कर सकता है। वो है बैकग्राउंड की जांच। हाँ, बैकग्राउंड चेक, लेकिन इसे जासूसी नहीं बल्कि वेरिफिकेशन या सत्यापन कहा गया है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें कुछ बुनियादी चीजें हैं, जैसे नौकरी के स्टेटस की पुष्टि करना। ठीक है। अगर कोई पिछली शादी हुई है तो उसके कानूनी अंत यानी तलाक के कागजात को वेरीफाई करना, ये तो जरूरी है। और कम से कम एक ऐसे इंसान से बात करना जो निष्पक्ष हो, जिसे न्यूट्रल रेफरेंस कहते हैं। और लड़की के सोशल सर्कल, मतलब उसके दोस्तों के समूह पर एक नजर डालना, क्योंकि आप किसी इंसान के बारे में उसके दोस्तों से भी बहुत कुछ जान सकते हैं। यहाँ संदिग्ध होने और सतर्क होने के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि आप जासूसी नहीं कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आप कोई भी बड़ी बिजनेस पार्टनरशिप करने से पहले ड्यू डिलिजेंस करते हैं। हाँ, ड्यू डिलिजेंस करते हैं। आप किसी की प्राइवेसी में नहीं घुस रहे हैं, आप बस उन बुनियादी दावों को वेरीफाई कर रहे हैं जिनके आधार पर आप अपनी पूरी जिंदगी का फैसला ले रहे हैं। क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि जिस इंसान से आप शादी कर रहे हैं उसने अपनी नौकरी या पिछली शादी के बारे में जो बताया है वो सच है? बिल्कुल जरूरी है। ये भरोसे की कमी नहीं, ये समझदारी है। ठीक है, तो इन सभी बाहरी जांच पड़ताल के बाद व्यक्ति का व्यवहार, वित्तीय स्थिति, बातचीत की क्षमता और बैकग्राउंड, सोर्स अचानक लेंस को घुमाकर अंदर की तरफ कर देता है। और शायद सबसे गहरा सवाल पूछता है, कोई शादी करना ही क्यों चाहता है? इसे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का नियम कहा गया है। और यहाँ बहुत साफ तौर पर बताया गया है कि किन वजहों से शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अकेलेपन के डर से, समाज या बढ़ती उम्र के दबाव में, किसी भावनात्मक सहारे की तलाश में, या इस डर से कि सब आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह जाएंगे, जिसे फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो भी कहते हैं। हाँ, फोमो। इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो बहुत गहरा है। सोर्स कहता है कि जब कोई इंसान अपनी किसी कमी, जरूरत या मजबूरी को पूरा करने के लिए शादी करता है तो वो अनजाने में ही अपने पार्टनर पर एक अवास्तविक बोझ डाल देता है। किस तरह का बोझ? कि तुम आओ और मुझे पूरा करो या मेरी उदासी को ठीक करो। ऐसी शादी की नींव हमेशा कमजोर होती है क्योंकि ये डर और कमी पर टिकी होती है।
बराबरी की साझेदारी पर नहीं। शादी का फैसला स्थिरता और मजबूती की स्थिति से लिया जाना चाहिए, जब आप अपनी जिंदगी साझा करना चाहते हो, न कि किसी खालीपन को भरना चाहते हो। ये बात हमें आशीष की मूल चिंता पर वापस लाती है। इन सभी कदमों के बाद भी एक डर तो बना रहता है, खासकर कानूनों के दुरुपयोग का। जैसे धारा 498A। हाँ। सोर्स इस डर को खारिज नहीं करता। वो मानता है कि एक हकीकत है और ऐसा होता है, लेकिन वो इससे बचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। हाँ, और ये शायद इस पूरी सलाह का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। क्या है वो? सोर्स कहता है कि शादियां रातों रात कोर्ट केस में नहीं बदल जाती। ये एक धीमी प्रक्रिया का नतीजा होता है। एक कानूनी मामले से पहले अक्सर एक पैटर्न देखने को मिलता है, बार बार होने वाले छोटे छोटे झगड़े जो कभी सुलझाए नहीं जाते। धीरे धीरे बढ़ता हुआ गुस्सा और नाराजगी, अहंकार की लड़ाई, और आखिर में बातचीत का पूरी तरह बंद हो जाना। बिल्कुल, ये एक दिन में नहीं होता। इसमें महीनों या साल भी लग सकते हैं। तो ये एक अचानक होने वाले धमाके की तरह नहीं, बल्कि एक धीरे धीरे सुलगने वाली आग की तरह है। बिल्कुल, और यहीं पर सोर्स वो सलाह देता है जो हर किसी के अपने नियंत्रण में है। वो कहता है, भावनात्मक संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी कानूनी सुरक्षा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो पुरुष संघर्ष या झगड़े के दौरान अपना आपा नहीं खोते, जो भावनात्मक रूप से स्थिर रहते हैं, उनके मामलों के कानूनी पचड़े में पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अच्छा। अगर आप मुश्किल समय में शांत रह सकते हैं, बात को बढ़ाते नहीं हैं और जरूरत पड़ने पर बड़ी घटनाओं को शांत दिमाग से कहीं नोट करके रख लेते हैं, तो आप जोखिम को काफी हद तक कम कर देते हैं। आप स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। जी। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ये सारे नियम, फिल्टर और सलाह हमें आखिर कहाँ पहुँचाते हैं? निचोड़ ये है कि असली सुरक्षा किसी बाहरी कानूनी कवच या वित्तीय चालों से नहीं मिलती। ये दो चीजों का एक मजबूत मिश्रण है। एक सही परिपक्व जीवन साथी का चुनाव, और उससे भी ज्यादा आपकी अपनी भावनात्मक परिपक्वता। सोर्स के शब्दों में ही कहूं तो अगर आप एक भावनात्मक रूप से अस्थिर इंसान से शादी करते हैं, तो दुनिया की कोई भी कानूनी व्यवस्था आपको पूरी तरह से नहीं बचा सकती। सही बात है। लेकिन अगर आप एक समझदार और परिपक्व इंसान से शादी करते हैं, तो कानूनों का डर बस एक बैकग्राउंड का शोर बन के रह जाता है। वो आपके जीवन का केंद्र बिंदु नहीं बनता। और अंत में ये पूरी सलाह बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर एक आखिरी सवाल पर आकर रुक जाती है। एक सवाल जो हमें खुद से पूछना है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहेंगे ताकि वे इस पर विचार कर सकें। सवाल बहुत सीधा है। पूरी ईमानदारी से खुद को एक रेटिंग दें। 1 से 10 के पैमाने पर जब आप किसी असहमति या झगड़े के बीच में होते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से कितने शांत रह पाते हैं? जहां 1 का मतलब है बिल्कुल नहीं और 10 का मतलब है पूरी तरह से शांत। क्योंकि सोर्स के अनुसार भविष्य की सुरक्षा किसी कानून की किताब से ज्यादा आपके शांत रहने के इसी स्कोर पर निर्भर करेगी। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।